हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आज चलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। क्या चलेगा? लेक्चर नंबर 8। तो लेक्चर नंबर 8 में जरा कुछ बातें मैं तुम्हें बताता हूं कि जो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 08, ये 8वां टॉपिक होगा आज। और इस टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन में क्या है कि सबसे पहले तो हमें कुछ थ्योरेटिकल वर्क पढ़ना, मतलब थ्योरेटिकल बातें सुननी है, पढ़नी है। थ्योरेटिकल बातें पढ़नी है। इसके बाद में आएगा मेजरमेंट में आएगा तुम्हारा रेजिस्टेंस, तुम्हारे पास में कंडक्टेंस, तुम्हारे पास में कंडक्टिविटी, तुम्हारे पास में रेसिस्टिविटी, तुम्हारे पास में मोलर कंडक्टिविटी, तुम्हारे पास में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। EQ लिखा है मैंने, EQ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यानी सबसे पहले तो कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं। कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर कितनी तरह के होते हैं, उन पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, डिफरेंसेस क्या है, ये सारी बातें। फिर आएगा मेजरमेंट्स, यानी हम रेजिस्टेंस को, कंडक्टेंस को, कंडक्टिविटी को, रेसिस्टिविटी को, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही कंडक्टिविटी है वैसे, इन सबको हम कैसे मेजर करेंगे। इनके एक्सपेरिमेंट आएंगे, एक्सपेरिमेंट्स। अब एक्सपेरिमेंट आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग भी बताया जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, और आपको मीटर ब्रिज के अकॉर्डिंग भी बताया जाएगा, मीटर ब्रिज के अकॉर्डिंग। फिर इन सभी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आएंगे। जो तीसरा टॉपिक है इस सब पर बेस्ड क्या है? न्यूमेरिकल। एक तरह से ये लास्ट टॉपिक है, एक तरह से क्या है, लास्ट टॉपिक है। यानी इसके बाद जो बचता है वो बैटरीज है। बैटरी में क्या है? प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, वो आगे की बात है। यानी इस टॉपिक में इतना सारा मटेरियल है जो मैंने आपको बताया। कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, इनका मेजरमेंट पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट देखना है व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग और मीटर ब्रिज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो इसका मतलब इस टॉपिक पर 2 या 3 वीडियो बन सकती हैं। आज जो मैं बताने वाला हूं वो मैं तुम्हें केवल थ्योरेटिकल पोर्शन बताने वाला हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। थ्योरेटिकल पोर्शन। इसके बाद में यानी अगली जो वीडियो आएगी 09, उसमें मैं आपको बताऊंगा मेजरमेंट्स और एक्सपेरिमेंट, और 10वें लेक्चर में एक अलग ही वीडियो होगी न्यूमेरिकल की, ठीक है ना। तो ये बात आज हम पढ़ेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन है तो ये ज्यादा बड़ा नहीं जाने वाला, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं, मैं हूं धर्मवीर, तुम्हारा केमिस्ट्री टीचर, और तुम देख रहे हो ब्रिलियंट एकेडमी केमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर, ठीक है। हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 8 पर, और जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं वो इससे पहले के टॉपिक देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाय धर्मवीर सर, सारे के सारे टॉपिक निकल करके आ जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टॉपिक देखना है तो उस टॉपिक का नाम सर्च करें बाय धर्मवीर सर, तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क होगा, कॉपी और पेन निकाल लें और लिखने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है बच्चों। तो 8वां टॉपिक चलता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 08, और टॉपिक का नाम होगा, टॉपिक का नाम मैं लिख चुका हूं, बता चुका हूं, वैसे दोबारा लिख देता हूं, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। 1 मिनट फोकस देख लो जरा, ठीक है बच्चों। तो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले आपको कंडक्टर पढ़ना है, कंडक्टर्स। तो ये बात आप सभी जानते हैं कि कंडक्टर्स जो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें क्या कहलाएंगे? कंडक्टर। कंडक्टर कितने तरीके के हो गए? 2। एक ऐसे कंडक्टर जो अपने आयनों में टूट करके करंट फ्लो करते हैं, यानी पानी में घुल करके या मोल्टन स्टेट पर करंट फ्लो करते हैं, और एक ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जैसे जिंक हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, जैसे आयरन हो गया। क्या इन्हें करंट फ्लो करने के लिए डिकम्पोज होना पड़ता है? क्या इन्हें करंट फ्लो करने के लिए पिघलना पड़ता है? क्या इन्हें करंट फ्लो करने के लिए घुलना पड़ता है?
तो इसका मतलब कंडक्टर कितने तरह के हुए? दो। एक वो जो डिकम्पोज होकर के, पिघल करके या घुल करके करंट फ्लो करेंगे, जैसे NaCl। NaCl सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करता, लेकिन कॉपर, जिंक, सिल्वर वगैरह ये सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज होकर के करंट फ्लो करेंगे वो भी कंडक्टर हैं, और जो सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो करेंगे, बिना डिकम्पोज हुए करंट फ्लो करेंगे, वो भी कंडक्टर हैं। तो कंडक्टर कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के। लेकिन कंडक्टर होता क्या है? ठीक है, तो लिख लीजिए, थ्योरेटिकल वर्क लिखना पड़ेगा, कॉपी पेन निकाल ले, लिखें substances which allow electricity to pass through them are known as क्या बोलोगे? कंडक्टर्स। एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बताया कंडक्टर कितने तरीके के? दो तरीके के। लेकिन इंसुलेटर तो बता दो क्या होते हैं। इंसुलेटर तो आपको पता होगा अच्छे तरीके से, 9th 10th में बता दिया जाता है। इंसुलेटर्स यानी ऐसे सब्सटेंस जो करंट फ्लो नहीं करते। इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। सब्सटेंसेस, तुम भी लिख लो, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ, substances which do not allow electricity to pass through are known as इंसुलेटर्स। तो जो करंट फ्लो करेंगे वो कंडक्टर, जो करंट फ्लो नहीं करेंगे वो इंसुलेटर। बात आई यहां तक समझ में? तो लिख लो जरा जल्दी से ही ने। इंसुलेटर के एग्जांपल आप जानते ही होंगे। रबर लिख दीजिए, प्लास्टिक लिख दीजिए, डायमंड लिख दीजिए। ये सब क्या है? इंसुलेटर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इंसुलेटर लिख दीजिए। लिख दिया? मिटा दूं इसको मैं? तो इसको मिटा देता हूं। ठीक, 1 मिनट साइलेंट करना भूल गए बच्चों मोबाइल। अब मैंने बताया कंडक्टर कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। दो तरीके के कंडक्टर हैं। नंबर 1 हुआ मेटेलिक कंडक्टर। नंबर 1 हुआ मेटेलिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। दूसरा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यानी एक हुआ मेटेलिक कंडक्टर, एक हुआ इलेक्ट्रॉनिक। मेटेलिक को ही इलेक्ट्रॉनिक बोल रहे हैं क्योंकि एक ऐसा कंडक्टर जो बिना डिकम्पोज हुए करंट फ्लो करे। और करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा। इसलिए क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। और ज्यादातर मेटल ही होते हैं, ग्रेफाइट मेटल नहीं है वैसे, ज्यादातर मेटल ही होते हैं जो बिना डिकम्पोज हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर जो करंट फ्लो करें। अब कंडक्टर दो तरीके के हो गए, जो विदाउट डिकम्पोज हुए करंट फ्लो करेंगे, एक वो जो डिकम्पोज होकर के करंट फ्लो करेंगे। तो जो विदाउट डिकम्पोज करंट फ्लो करेंगे वो क्या सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो करेंगे? किसकी हेल्प से करेंगे? इलेक्ट्रॉन की हेल्प से करेंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ये ज्यादातर मेटल के केस में होता है, इसलिए क्या बोल देते हैं इसको? मेटेलिक कंडक्टर। दूसरा जो डिकम्पोज होकर के करंट फ्लो करेंगे, यानी अपने आयनों में टूट करके करंट फ्लो करेंगे, उसकी दो कंडीशन हो गई। नंबर 1, आप उसको मेल्ट कर दीजिए, पिघला दीजिए, हीट कर दीजिए,
है, तो भी वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, आयंस दूर दूर हो जाएंगे क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, उनको दूर दूर भगा रहे हो, तोड़ रहे हो उनको। और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, सॉरी दूसरा हो जाएगा तुम्हारा एक्वस। तो एक्वस मतलब पानी में घुलने पर भी वो करंट फ्लो करेंगे। तो मैंने बताया आपको मेटेलिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, तो क्या लिखूं इसमें, दोज विच कंडक्ट electricity without undergoing any decomposition these are called electronic conductors। एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेफाइट, एग्जाम्पल इजी, ग्रेफाइट, मेटल्स, मिनरल्स ओर्स सुना होगा आपने, ETC, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, यानी या आप यहां लिख दीजिए फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी इनमें करंट जो फ्लो होता है, इन सब्सटेंस में या ये जो कंडक्टर है इनमें करंट जो फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की बात ये है कि मान लो मेरे पास में ये मेटल है, ये मैं जो मार्कर है मैं इसको मेटल मान लेता हूं। अब मेटल है तो कंडक्टर है। अब कंडक्टर क्यों है, कंडक्टर इसलिए है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, जो आसानी से मूव कर जाते हैं। याद रखना इस बात को, जो आसानी से मूव कर जाते हैं, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में, या वैलेंस सेल के बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं, तो ये कंडक्टर बन जाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। अब ये क्या हुआ तुम्हारा मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या हो जाएगा, ऐसे सब्सटेंस जो करंट तो फ्लो करेंगे लेकिन विद डिकम्पोजिशन। यहां लिखा है विदाउट, इसमें क्या लिख दोगे, विद डिकम्पोजिशन, ठीक है। दोज विच अंडरगो डिकम्पोजिशन those which undergo decomposition when current is passed through them are known as, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप यहां पर, आर नोन एज, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, यानी ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज हो करके करंट फ्लो करेंगे, क्या कहलाएंगे वो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। यानी ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज ना हो
करंट फ्लो करेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज होकर के करंट फ्लो करें, जो बिना डिकम्पोज हुए करंट फ्लो करें, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक जो डिकम्पोज होकर के करंट फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, यहां आप लिख सकते हो फ्लो ऑफ करंट, यहां पर फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री आयंस, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री आयंस, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड है तो करंट फ्लो किसकी वजह से होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। और सॉल्यूशन है तो करंट किसकी वजह से फ्लो होगा? आयंस की वजह से। तो आप जल्दी से लिखें दोनों, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी और मेटेलिक कंडक्टर भी। ठीक है, लिख लो जरा, मिटा दें, मिटा दें, मिटा दिया। ठीक है, अब यहां कंडीशन क्या है? यानी तुमने सुना एक तो मेटेलिक कंडक्टर, एक सुना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर वो होते हैं जो करंट फ्लो करते हैं, ठीक है ना, विदाउट डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक वो होते हैं जो पानी में घुलने के बाद करंट फ्लो करते हैं, वो अपने आयनों में टूटने के बाद। आयनों में टूटने के दो तरीके हैं, या तो पानी में घोल दो या हीट कर दो। यानी इलेक्ट्रोलाइटिक अगर मैं कंडक्टर की बात करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक अगर मैं कंडक्टर की बात करूंगा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो ये भी दो तरीके के हो गए। ये भी कितने तरीके के हो गए? दो तरीके के। मेटेलिक कंडक्टर का कोई पार्ट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइटिक कितने तरीके के? दो तरीके के। मतलब तुम पानी में घोल रहे हो तो एक तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो पूरा पूरा घुल जाएगा, और पूरा घुल गया तो ज्यादा आयन दे रहा है, ज्यादा आयन दे रहा है तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगा। एक ऐसे हो गए जो पानी में कम घुलेंगे, और पानी में कम घुलेंगे तो कम आयन देंगे, और कम आयन देंगे तो करंट भी कम फ्लो होगा। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है वो दो तरीके का हुआ। नंबर एक तो हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक क्या हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग क्या बता रहा हूं? जो 100% तो नहीं, ऑलमोस्ट कंप्लीटली dissociate in its ions and flow of current in large extent, partially dissociate in its ions and flow of current in small extent। यानी जो अपने आयनों में कम डिकम्पोज होंगे, कम आयन देंगे तो करंट भी कम फ्लो होगा। जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे वो ज्यादा आयन देंगे तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हारे में? जो ज्यादा डिकम्पोज होगा, समझ रहे हो ना, ज्यादा डिकम्पोज आयन देगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा, कम डिकम्पोज होगा, कम आयन देगा, कम करंट फ्लो होगा, तो वो हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ? These dissociates almost completely in the aqueous, एक क्यों लिखा है? aqueous solution और in the molten state, and hence conduct electricity to a large extent। तो बात आ गई यहां तक समझ में? ये बात पहले ही बता चुका हूं कि फ्री आयंस की वजह से करंट फ्लो होगा, वो लिखवा चुका हूं मैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा यहां पर? ठीक है, तो वीक में क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट कंप्लीट लिखा, पार्शियली लिख देना यहां पर, ठीक है ना। तो दीज हैव लो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिसोसिएशन, लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यहां क्या लिखा? लार्ज एक्सटेंट, उसमें क्या लिख दोगे? स्मॉल एक्सटेंट। एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी
टू अ स्मॉल एक्सटेंट। तो दोनों की डेफिनेशन लिखे जल्दी से, ठीक। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो होते हैं जो अपने आयनों में डिकम्पोज होकर के करंट फ्लो करें। अब आयनों में डिकम्पोज हो रहे हैं दो तरीके से, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब सारा घुल जाएगा, मतलब ज्यादातर सारा घुल जाएगा, कंप्लीटली घुलने की कोशिश करेगा, तो ज्यादा आयन देगा तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, यहां कम हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई तुम्हारे पास में शुगर है, तुम्हारे पास में यूरिया है, ऐसे और भी होते हैं, बेंजीन है, ठीक है ना, तो घुल तो ये भी जाते हैं। शुगर पानी में घुल जाता है, यूरिया पानी में घुल जाता है, बेंजीन पानी में नहीं घुलता है, लेकिन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये जो तुम देख रहे हो कंपाउंड, डिसॉल्व तो ये भी हो जाएंगे पानी में। तो क्या ये भी कंडक्टर हैं? क्या ये भी कंडक्टर हैं? तो ये पानी में तो घुल जाएंगे लेकिन कंडक्टर नहीं है, कंडक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो कंडक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि ये आयनों में डिकम्पोज नहीं होते, ये मॉलिक्यूल में टूटते हैं। जैसे शुगर हो गया C12H22O11, यूरिया हो गया NH2CONH2। अब ये आयनों में टूटेगा ही नहीं, ना ये ना ये। तो अगर ये टूटेगा तो अपने ही मॉलिक्यूल में टूटता है, यानी जो ग्लूकोज है, ये जो सुक्रोज है, ये ग्लूकोज फ्रक्टोज में टूटेगा, यूरिया में टूटेगा, छोटे 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 मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये करंट फ्लो नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज घुल रही है वो करंट ही फ्लो करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं, समझ रहे हो ना। जो चीज घुलेगी वो करंट ही फ्लो करेगी, ऐसा तो सॉलिड में भी नहीं है। क्या सारी सॉलिड चीज कंडक्टर होती है? नहीं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर्स होती हैं। ऐसा तो इलेक्ट्रॉनिक या मेटलिक कंडक्टर में भी नहीं है। कभी तुम सोचो सारी सॉलिड चीजें क्या है? कंडक्टर नहीं, मेटल सॉलिड है तो सब सॉलिड कंडक्टर, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होता है। अब क्या सारी घुलने वाली चीजें कंडक्टर है? नहीं, जो आयन देगा वो कंडक्टर है। तो इसका मतलब ये वाली, ये जो शुगर है, यूरिया है, ये कंडक्टर नहीं है। तो क्या लिखोगे इसमें? आप लिखना चाहोगे कुछ? सब्सटेंसेस लाइक शुगर, यूरिया, द सॉल्यूशन विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इन्हें? आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लिख दीजिए, जल्दी से लिखे। लिख दिया? मिटा दें? मिटा दिया बच्चों। अब हम चले अपने फैक्टर्स अफेक्टिंग पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इतना ही काफी है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ, यहां ऑफ है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन या फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कौन कौन से? इस सॉल्यूशन को जिसमें तुमने इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया है, जिसमें तुमने NaCl को किसी और को डिसॉल्व किया है, क्या बोलेंगे हम उसको? फैक्टर्स। मतलब उनको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हो गया नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बता चुका हूं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता चुका हूं। इलेक्ट्रोलाइट का नेचर कितने तरीके का हुआ? 2 तरीके का। नंबर 1 वीक और नंबर दूसरा स्ट्रॉन्ग। वीक है तो कम घुलेगा, कम आयन देगा, कम करंट फ्लो करेगा। स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा आयन देगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा। बात आई, क्योंकि वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आयनाइज almost completely
completely in the solution and hence conduct electricity to a large extent, whereas दूसरा तो अपना आप ही लिख दोगे, whereas क्या लिखोगे, weak electrolyte ionize to a small extent and hence conduct electricity to a small extent, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा आयनाइज होगा तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिकम्पोज होगा, कम आयन देगा तो कम करंट फ्लो करेगा। तो बात आ गई यहां तक, समझो बच्चों, ठीक है। ये तो मैं करा चुका हूं कई बार, दूसरी तीसरी बार आ गया इस समय। सेकंड, साइज ऑफ आयंस, अगर आयनों का साइज कम है, छोटा, अगर आयनों का साइज कम है तो वो मूव जल्दी से कर लेगा। अगर आयनों का साइज ज्यादा है, बड़ा है, तो मूव करने में उसे दिक्कत आ जाएगी। इसका मतलब जो कंडक्टेंस है, जो करंट फ्लो होने की रेट है, जितनी स्पीड से करंट फ्लो होना चाहिए था वो नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, घट जाएगा। यानी ग्रेटर इज द साइज ऑफ आयंस, लेसर इज द कंडक्टेंस। साइज ऑफ आयंस यानी साइज ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी कंडक्टिविटी, ठीक है। तो क्या लिख दोगे इसमें, ग्रेटर द साइज ऑफ द आयंस, greater is the size of ions, ठीक है, साइज ऑफ आयंस, less is the conductance, बात आई यहां तक समझ में। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, ठीक है, थर्ड पॉइंट थोड़ा ऊपर लिखूंगा, तुम जल्दी से इन्हें लिख लो, पहले पॉइंट को, फर्स्ट को और सेकंड को लिख लोगे, मिटा दो। देखो थर्ड, नंबर 3, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद आ रहा हो तो ये यूनिट सेकंड में पढ़ चुके हैं, यूनिट सेकंड में सॉल्यूशन में मैंने तुम्हें बताया था लाइक, डिसॉल्व, लाइक, सॉल्युबिलिटी एक टॉपिक आया था और सॉल्युबिलिटी में फैक्टर अफेक्टिंग था, तो उस फैक्टर अफेक्टिंग में मैंने आपको बताया था लाइक, डिसॉल्व, लाइक। और लाइक, डिसॉल्व, लाइक का मतलब है कि एक जैसे कंपोनेंट में एक जैसा कंपोनेंट ही डिसॉल्व होगा, यानी पोलर में पोलर और नॉन पोलर में नॉन पोलर। NaCl है तो NaCl पर Na+ और Cl- चार्ज है, तो वो किस में डिसॉल्व हो जाता है, पानी में अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि H और OH चार्ज है। तो पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा और हमें यहाँ पोलैरिटी ही चाहिए, हमें यहाँ आयन ही चाहिए। तो इसका मतलब जितना सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा, सॉल्यूट उसमें उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा, क्योंकि यहां आयनाइजेशन की बात चल रही है। तो सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा, सॉल्यूट उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो आयन ज्यादा मिलेंगे और कंडक्टेंस ज्यादा होगा, यानी करंट फ्लो होने की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यूनिट सेकंड में मैंने एक टॉपिक कराया था तुम्हें, सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी में बताया था फैक्टर अफेक्टिंग में मैंने लाइक, डिसॉल्व, लाइक एक था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रोलाइट्स ionize more in a
in a polar solvent, in a polar solvent, hence greater the polarity, greater the polarity of the solvent, greater is the आयनाइजेशन, ग्रेटर इज द आयनाइजेशन, यानी जितना ज्यादा पोलर नेचर होगा सॉल्वेंट का उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होगा और करंट फ्लो होगा। नंबर 4, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो समझ गए भाई तुम, विस्कस लिक्विड, लिक्विड का ज्यादा गाढ़ा होना। तो अगर कोई लिक्विड कम विस्कस है तो आयन उसमें जल्दी से मूव करेंगे इधर उधर इधर उधर, और अगर कोई लिक्विड ज्यादा विस्कस है, बहुत ज्यादा विस्कस, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, तो उसमें आयन देरी से मूव करेंगे, उन्हें फ्लो होने के लिए जगह नहीं मिल पा रही क्योंकि विस्कस है लिक्विड। यानी आप आयंस पानी में डालो और आयंस हनी में डालो, ठीक है ना। तो आपने एक ऐसे आयन भरे अपने हाथ में और किस में डाल दिए, पानी में, फिर से आयन भरे किस में डाल दिए, हनी में। तो जो पानी है, वाटर है, उसमें आयन जल्दी मूव करेंगे क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है, और जो हनी है उसमें मूव करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा विस्कस है, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड है। बात आई यहाँ तक समझ में? तो क्या होगा इसमें, ग्रेटर इज द विस्कोसिटी, ग्रेटर इज द विस्कोसिटी of the solvent, less is the conductance, less is the conductance। बात आई यहां तक समझ में? तो जल्दी लिखें, मिटा दें। एक और कर लो, टेम्परेचर। टेम्परेचर दोबारा लिख देता हूं, टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन की रेट बढ़ जाएगी। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन की रेट, स्पीड बढ़ जाएगी, यानी डिसोसिएट जल्दी से होगा इलेक्ट्रोलाइट, और डिसोसिएट जल्दी से होगा तो इसका मतलब घुल जल्दी से रहा है तो जल्दी आयन मिल रहे हैं तो करंट भी ज्यादा फ्लो होगा, यानी ज्यादा टेम्परेचर देने से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑन इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर समझ जाओगे टेम्प से, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, द डिसोसिएशन, the dissociation increases and hence conductance increase, conductance increase। तो जल्दी से लिख दें, लिख दिया, मिटा रहा हूं, एक दो फैक्टर और बच रहा है बस, एक ही है, ठीक है। अब बारी आ गई कंसंट्रेशन की, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोचो तुमने थोड़ा सा नमक लिया, उसको 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व कर दिया, थोड़ा सा, मैंने कहा 1 मोल, थोड़ा सा लिया, घोल दिया, कुछ आयन आए, करंट फ्लो हो रहा है, और डिसॉल्व किया, 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 कॉन्संट्रेटेड करते जा रहे हो। तो कॉन्संट्रेशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट की अमाउंट का बढ़ना, सॉल्यूट की अमाउंट का बढ़ना, पानी की अमाउंट फिक्स है उतना ही, आप नमक डिसॉल्व करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जहां सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, जिसे आप सैचुरेटेड पॉइंट कहते हो।
ठीक है। तो आप मैक्सिमम डिसॉल्व करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। जब बहुत सारा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, बहुत सारा सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया, तो उसमें आयन ही आयन भर गए चारों तरफ, आयन आयन आयन, हर जगह आयन, हर जगह आयन। और जब हर जगह आयन भर गए उसमें, जब हर जगह आयन भर गए उसमें, तो तुम करंट फ्लो कर रहे हो। तो जब आयंस मूव करेंगे तो मूव करने की आपस में कोलिजन ज्यादा होगा, आपस में कोलिजन ज्यादा होगा, जिससे कंडक्टेंस घट जाएगा। कब? जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो क्या लिखूं इसमें मैं? हायर द कंसंट्रेशन, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन, less is the conduction, less is the conduction, ये कंडक्शन लिखा है मैंने, CONDUCTION, ठीक है, कंडक्शन, less is the conduction। तो higher the concentration of the solution, less is the conduction। अब कंसंट्रेशन के दो केस बन गए, एक तो कॉन्संट्रेटेड हो गया, एक डाइल्यूशन हो गया। यानी एक स्ट्रॉन्ग के लिए हो गया, एक वीक के लिए हो गया, कॉन्संट्रेटेड और एक डाइल्यूशन। तो पहले आप इसका रीजन सुन लें कि क्यों घट रहा है, इसकी बात सुने जरा। दिस इज बिकॉज, पहले मैं लिख देता हूं सारा, थोड़ा लेंदी है। दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज इन अ weak electrolyte, in a weak electrolyte the ionization is less, whereas in a strong electrolyte, the interionic attraction are high at हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, पहले इस बात को समझना है। ये कह रहा है हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, लेस इज द कंडक्शन। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कंडक्शन कम होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कंडक्शन कम होगा। मैंने आपको बताया आयन आयन ज्यादा हो गए, आयन आयन ज्यादा होने से उनमें कोलिजन बढ़ जाएगा, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट के फ्लो होने की स्पीड घट रही है। या जब आयन आयन ज्यादा हो जाएंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा। सोचो कि तुमने NaCl, ये कंसंट्रेशन की बात चल रही है, ध्यान रखना इस बात का, कंसंट्रेशन की बात चल रही है। तुमने NaCl, Na+Cl-, इसको पानी में डिसॉल्व किया, H आयन OH आयन, तो ये डिसॉल्व हो गया इसमें, ये डिसॉल्व हो गया इसमें। तो इसका मतलब Na के बीच में इंटरेक्शन फोर्स, Cl के बीच में इंटरेक्शन फोर्स, Na के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, Cl के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे। इतना ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ज्यादा आयंस है, तो इतना ज्यादा इंटरेक्शन फोर्स हो जाएगा कि उनमें अब करंट स्लो धीरे फ्लो होगा, इसलिए लिख दिया लेस इज द कंडक्शन। तो ये कंसंट्रेशन की बात हुई, किसकी बात हुई है? कंसंट्रेशन की बात। ठीक है, अब अगली बात चलते हैं। अब तुमने इसे पानी की NaCl फिक्स रखा, पानी बढ़ा दिया, पानी की अमाउंट बढ़ा दी, तो विद डाइल्यूशन, विद डाइल्यूशन लिखा है मैंने, विद डाइल्यूशन in case of weak electrolyte, in case of weak electrolyte, ionization increases and
In case of strong electrolyte, interionic attraction decreases, ये decreases है, interionic attraction decreases and hence conduction increase। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात आ गई समझ में, आयंस ज्यादा पास पास में आ गए तो इंटरेक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, वो पास पास आ रहे हैं, पास पास आने से मूव कम करने के लिए जगह भी कम हो गई उनकी मूव करने के लिए, तो करंट फ्लो होने की स्पीड घट जाएगी विद डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन मतलब तूने पानी बढ़ा दिया, पानी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जब पानी बढ़ाते जा रहे हो तो स्पेस ज्यादा होता जा रहा है, स्पेस ज्यादा होता जा रहा है तो आयंस दूर 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 होते जा रहे हैं, ज्यादा दूर दूर होते जा रहे हैं तो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा, ये इनमें जो इंटरेक्शन फोर्स है वो घट जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर हो गए हैं, तो करंट फ्लो होने की स्पीड बढ़ जाएगी, वीक में भी और स्ट्रॉन्ग में भी। बात आ गई यहां तक समझ में, क्लियर। टेम्परेचर का केस मैं आपको बता चुका हूं, तो इसको लिखें जल्दी से, समझ में आ गया होगा, ठीक, मिटा दें। एक छोटा सा और लिख लो, मतलब इफेक्टिंग तो ये खत्म, इलेक्ट्रोलाइटिक वाले, मेटल वाले भी देख लो, एक दो पॉइंट ही है बस, ज्यादा नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। नंबर 1, जैसे वहां था, जैसे पहले वाले में था नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल। तो करंट कम फ्लो करना या ज्यादा फ्लो करना ये तो नेचर, मेटल के नेचर पर डिपेंड करेगा भाई, ठीक है ना। नेचर ऑफ मेटल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, तो हर मेटल की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होती है। कोई पहले चैप्टर में आपने सुना होगा, मैंने तो अभी वीडियो नहीं बनाई, लेकिन पहले चैप्टर में देखा होगा सॉलिड स्टेट में, अगर तुमने पढ़ा है तो कोई बीसीसी है, कोई एफसीसी है, तो कोई ईसीसी है, तो मतलब बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, तो सबकी अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर होती है, तो उसकी वजह से भी करंट के फ्लो होने में चेंजिंग आ जाती है। नंबर 2, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, यानी एक एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं, एक एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से लूजली बाउंड होते हैं। नंबर 3 हो जाएगा टेम्परेचर, नंबर 3 क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से यहां पर कंडक्टेंस घट जाएगा, मेटल के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, देखो ये एक मेटल है, ये एक मेटल है, कॉपर का मेटल है, कॉपर 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 कॉपर। जब तुम करंट फ्लो करोगे तो कॉपर में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इसमें से ये निकला, 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 ठीक है। इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कर्नल, KERNEL, पॉजिटिव कर्नल ये। तो जब तुम करंट फ्लो करोगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर उधर, ये जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव कर्नल से टकराएंगे, और टकराने से स्पीड कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कम, क्योंकि करंट का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करंट फ्लो होगा मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, करंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब पॉजिटिव कर्नेल से, और एक दूसरे से भी टकरा सकते हैं। कुछ ऐसा समझो जैसे तुम अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली, और तुम एक जंगल में भाग रहे हो,
अब उस जंगल में पेड़ पौधे जानवर पत्थर सब हैं। तो जब तुम भागते जाओगे दौड़ लगाते जाओगे तो तुम पेड़ों से भी टकराओगे, पत्थरों से भी टकराओगे, जानवरों से भी टकरा सकते हो। तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो सेम कंडीशन यहां हो रही है। इलेक्ट्रॉन तो अंधे हैं भाई, इन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देता, भागने से मतलब है, इन्हें तो भागे जा रहे हैं दौड़ लगा करके। अब बीच में कौन आ रहा है? पॉजिटिव कर्नेल, इनसे टकरा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है? करंट फ्लो होने की स्पीड घट रही है। और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये और तेज हो जाएगा काम। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से भागेंगे तो तेजी से टकराएंगे तो करंट की स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेटल के केस की बात रही। तो जल्दी से इसे मिटा दूं। तो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का केस भी बताया और मैंने तुम्हें मेटल का भी बताया, तो मिटा रहा हूं मैं। अब तुम्हें एक काम करना है। क्या काम करना है? तुम्हें लिखना है डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स यानी एक तरफ क्या लिखोगे? मेटेलिक कंडक्टर्स। एक तरफ क्या लिखोगे? मैं गलत लिख चुका हूं। डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक ही तो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर, अब डिफरेंस तो लिख लोगे ना अपने आप, क्योंकि मैंने फैक्टर फैक्टिंग बता दी दोनों के, तो उन्हीं में डिफरेंस लिखा हुआ है। एक बता देता हूं फिर भी। मेटेलिक कंडक्टर क्या होते हैं? द सब्सटेंसेज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, विद डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। पहला पॉइंट हुआ डिकम्पोजिशन, और यहां क्या आ जाएगा? विदाउट डिकम्पोजिशन। और यहां क्या आ जाएगा? विद डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइट है, घुलेगा, आयनों में टूटेगा। नंबर 2, करंट फ्लो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री आयंस, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू फ्री आयंस। ठीक है, बात आई यहां तक समझ में? अगर मैं आपसे बोलूं नंबर 3 मेटेलिक है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ाया हमने इसमें भी और इसमें भी, तो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तो कोलिजन बढ़ रहा है, किस किस के बीच में? इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नेल के बीच में, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कर्नेल के बीच में। यहां डिसोसिएशन बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डिसोसिएशन, यानी कि ब्रेक होने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ रही है, तो जिससे करंट ज्यादा फ्लो होगा। अभी अभी मैं बता चुका हूं। नंबर 4 यहां जो रेजिस्टेंस है वो किस किस के बीच में है? रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल इज ऑल्सो, किसकी वजह से? इज ऑल्सो ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नेल, वाइब्रेटिंग पॉजिटिव कर्नेल, वाइब्रेटिंग पॉजिटिव कर्नेल। यहां क्या है? यहां रेजिस्टेंस किसकी वजह से है? ठीक है, किसकी वजह से है? उनके इंटरेक्शन की वजह से। यानी तुमने NaCl को पानी में घोला तो NaCl माइनस
और H2। अब इंटरेक्शन किस किस के बीच में है? Na और Na के बीच में, Na और Na के बीच में, Cl और Cl के बीच में, H2 और H2O के बीच में। तो ये इंटरेक्शन ही है, यानी जब तुम Na को घोलोगे तो Na के चारों तरफ आ जाएगा पानी। अब क्या बन गया? चारों तरफ से H2O ने घेर लिया, तो Na को मूव करने में क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है। इस H2O के बीच में भी इंटरेक्शन फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस H2O के बीच में भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसको भी मूव करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? इंटरेक्शन है इनका। तो द रेजिस्टेंस शोन, ये मिटा के लिखता हूं, जगह कम पड़ जाएगी फिर। द रेजिस्टेंस shown by an electrolyte solution is due to factors like interaction, attraction, विस्कोसिटी भी है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो मैंने तुम्हें आज बताया कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम्हारे पास में सॉल्यूशन है, एक कंटेनर, एक बीकर लिया मैंने, बीकर तो जानते हो आपकी लैब में है, केमिस्ट्री की लैब में बीकर लिया और मैंने उसमें पानी लिया, आधा 250 ml पानी लिया और मैंने उसमें कुछ नमक डाल दिया NaCl। अब मैंने आपसे बोला बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या है, बताओ उसमें कंडक्टेंस कितना है, बताओ उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, बताओ कंडक्टिविटी कितनी है, बताओ मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, बताओ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो वो हो गया मेजरमेंट्स, ठीक है ना, मेजरमेंट्स जो एक्सपेरिमेंटल बताया जाएगा आपको। तो एक्सपेरिमेंटल यानी मेजरमेंट्स बताएंगे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के थ्रू। तो पहले आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझना होगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा मीटर ब्रिज समझना होगा, फिर जाकर के वो कंडीशन निकल जाएंगी। तो फिर उन पर बेस रेजिस्टेंस पर, कंडक्टेंस पर। तो कोशिश करेंगे एक वीडियो में हो जाए, और हो भी सकता है कि एक वीडियो में आने वाली में ना हो। तो आज तुमने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और कंडक्टर के बारे में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन सब के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। ओके बाय बच्चे।